आइए आज के इस बेहद खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा हिमालय की उन बर्फीली खून जमा देने वाली चोटियों की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड है और वहां हमारे वीर सैनिक तिरंगा थामे सीना ताने खड़े हैं। उनका ये अदम्य साहस और देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है। आज हम कक्षा 10 की स्पर्श पाठ्यपुस्तक से कैफी आजमी साहब की अमर रचना कर चले हम फिदा को गहराई से समझेंगे और इसके एक एक भाव को महसूस करेंगे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की रूपरेखा में शामिल हैं बलिदान की अमर गाथा, कैफी आजमी जी का परिचय, हिमालय और सीताराम के प्रतीकों की व्याख्या, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में हमारे नागरिक कर्तव्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बलिदान की अमर गाथा, साधारण जीवन बनाम सैनिक का जीवन। देखिए, किसी भी कविता की गहराई में जाने से पहले उसके मूल विचार को समझना बहुत जरूरी है। इस पाठ की सबसे बड़ी थीम ही यही है, एक तरफ जीवन जीने की स्वाभाविक इच्छा और दूसरी तरफ देश के लिए उसी जीवन को हंसते हंसते न्योछावर कर देना। हम इंसान हो या कोई भी जीव, प्रकृति ने हमें अपनी जान बचाने के सारे तरीके दिए हैं। कोई भी अपनी जान यूं ही नहीं गंवाना चाहता, है ना? जान पर बन आए तो हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन एक सैनिक की बात ही कुछ और है। जब बात दूसरों की आजादी और सुरक्षा पर आती है तो एक सैनिक ये जानते हुए भी कि जान जा सकती है, सीना तान कर खड़ा हो जाता है। वो मौत को इसलिए गले लगाता है ताकि पूरा देश जीवित रह सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कैफी आजमी एक परिचय, 1919 से 2002 तक का उनका साहित्यिक सफर। इस कविता में जो अद्भुत भाव है ना, वो इसके रचनाकार की आत्मा से सीधे निकल कर आए हैं। कैफी आजमी साहब, जिनका असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था, उनका जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। वो उर्दू के बहुत ही सशक्त और प्रगतिशील कवि थे। उनकी बातों में समाज की कड़वी सच्चाई भी होती थी और दिल को छू लेने वाली कोमलता भी। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कई बेहतरीन गीत लिखे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कैफी साहब के झंकार और आखिरी शब्द जैसे 5 कविता संग्रह आए। 10 मई 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके लिखे ये शब्द ये आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं। अच्छा, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अब हम सीधे कविता की पंक्तियों में उतरेंगे। इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि हम उन दृश्यों को जिएंगे ताकि कविता का एक एक शब्द हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, काव्यांश की व्याख्या, हिमालय का प्रतीक यानी देश का अजेय गौरव। इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ी है। चेतन आनंद जी की मशहूर फिल्म हकीकत के लिए लिखे गए इस गीत में युद्ध का वो खौफनाक मंजर और जमा देने वाली सर्दी साफ महसूस होती है। कवि लिखते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रोकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। देशभक्ति का ये जज्बा सच में अद्वितीय है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिमालय कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये भारत के अडिग मान सम्मान का प्रतीक है। सैनिक कह रहे हैं कि चाहे ठंड से नब्ज जम गई हो, पर हमने देश के सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। कविता के भावों को और करीब से महसूस करने के लिए इन 2 उर्दू शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिदा का अर्थ है किसी चीज पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, बिल्कुल वैसे जैसे एक सैनिक देश के लिए करता है। और दूसरा शब्द है रुस्वा, जिसका मतलब है बदनाम या कलंकित होना। ये शब्द इन पंक्तियों में एक खास तरह का भारीपन और गहराई लेकर आते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ रुत यानी मौसम क्या कमाल का रूपक है। कवि कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का ये मौसम रोज रोज नहीं आता। वो जवानी ही क्या जो मातृभूमि के लिए अपना खून बहाने से पीछे हट जाए। ऐसी जवानी तो सुंदरता और प्यार दोनों को कलंकित कर देती है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, जब एक सैनिक शहीद होता है तो शहादत का वो रास्ता सूना नहीं पड़ना चाहिए। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देशवासियों को नए काफिलों
यानी नए समूहों के रूप में इस बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी आज़ादी हमेशा बरकरार रहे। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, काव्यांश व्याख्या, सीताराम का रूपक, जहां हर नागरिक एक रक्षक है। यहाँ कैफी आजमी जी ने रामायण का जो रूपक इस्तेमाल किया है वो सीधे दिल पर चोट करता है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यहाँ सीता हमारी पवित्र मातृभूमि है और रावण वो दुश्मन है जो हमारे देश पर बुरी नजर डालता है। सैनिक आह्वान कर रहे हैं कि अपने खून से वो लक्ष्मण रेखा खींच दो जिसे पार करने की जुर्रत कोई दुश्मन ना कर सके। और फिर वो बात आती है जो हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। जब सैनिक सीमा पर अपने प्राण देकर विदा ले रहा है तो वो देश की रक्षा का पूरा भार हम नागरिकों के कंधों पर सौंप रहा है। अब कोई राम या लक्ष्मण बाहर से हमें बचाने नहीं आएंगे, हम में से हरेक को रक्षक बनना होगा। वही राम है और वही लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये हिस्सा परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम सटीक है। भावनाओं के इस गहरे सागर से निकलकर अब हम जरा परीक्षा के नजरिए से सोचते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कवि ने रणभूमि में धरती की तुलना एक नई नवेली दुल्हन से क्यों की है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जब सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनका पवित्र खून इस जमीन को लाल रंग से रंग देता है। ये लाल रंग बिल्कुल एक दुल्हन के लाल जोड़े जैसा लगता है। जिस तरह एक दुल्हन का सम्मान सबसे ऊपर होता है, उसी तरह सैनिक इस धरती रूपी दुल्हन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और अपनी शहादत से जीत का जश्न मनाते हैं। एक और बेहद जरूरी सवाल जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आखिर कवि ने हिमालय को ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या प्रतीक छिपा है? बात सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है। हिमालय सदियों से भारत के ऊंचे मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक रहा है। यह भारतीय सैनिकों की उस अजेय वीरता को दर्शाता है जो किसी भी दुश्मन के आगे झुकना नहीं जानती। सैनिक प्राण देकर भी देश के मस्तक यानी हिमालय पर आंच नहीं आने देते। यह उनके पक्के इरादे और दृढ़ निश्चय का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, कविता का संदेश और हमारे नागरिक कर्तव्य। क्या हम सच में सैनिकों की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये हमें भीतर से बदलने के लिए होता है। आज़ादी मिल तो गई, लेकिन आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है उस आज़ादी को बनाए रखना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जो सैनिक सरहद पर खून बहा रहे हैं, वो हम देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस आज़ादी को एकता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ संजो कर रखें और हमेशा अपने देश की भलाई के लिए तत्पर रहें। एक आज़ाद देश बिल्कुल एक खूबसूरत खिले हुए पौधे की तरह होता है, लेकिन जिस तरह एक पौधे को जिंदा रखने के लिए रोज खाद, पानी और देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण चाहिए होता है। ये हम सबकी, पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल पर लगता है, हम हर रात सुरक्षित और चैन की नींद सिर्फ इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक जमा देने वाली बर्फ और तपते रेगिस्तानों में हमारी सीमाओं पर जाग रहे हैं। तो खुद से ये पूछिए, क्या हमारे रोजमर्रा के काम, देश के प्रति हमारी सोच हमें उनके इस महान बलिदान के लायक बनाती हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस कविता का ये अमर संदेश आप हमेशा याद रखेंगे।